आप सभी लोग जानते हैं, निबंध ऐसे आप लोगों से कई एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाता है। और अगर हम लोग यूपीएससी एग्जाम की बात करें, सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें, तो इसके मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का रहता है। और ये 3 घंटे का पेपर रहता है और 250 नंबर का ये पेपर रहता है। और जो निबंध का पेपर है ना, ये मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जिन नंबरों के आधार पर आपको कोई पद दिया जाता है, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। तो निबंध की तैयारी को आप लोग गंभीरता से लिया करिएगा और इस पर फोकस किया करिएगा। इसके लिए अलग से कोई आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है। जीके जीएस आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं आप लोग, कहीं कोई डिबेट हो रही है उसे भी आप लोग सुनते रहते हैं, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहते हैं। यहीं से स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है निबंध के लिए। बस आपको लिखने की कला सीखनी है। क्या करना है? लिखने की कला सीखनी है। आप अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे होंगे, ये अरविंद प्रताप सिंह की है, 2017 के हिंदी मीडियम के सिलेक्टेड हैं और इनकी रैंक थी 161वीं। इन्होंने जिस तरह से निबंध लिखे हैं, एक आप लोग इनके निबंध से सीख ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस तरह से आपको लिखावट करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे और इसके ऐसे के पेपर को आप लोग गंभीरता से लिया करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और निबंध केवल आपके तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मक आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है। और निबंध सभी विषय का किंग मेकर है। और देखिए, निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, बैलेंस बनाकर लिखना है और जो कोट्स रहते हैं उनका उपयोग भी किया करिएगा व्यक्ति के नाम के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, विषय पर केंद्रित रहना है आपको। समझ रहे हैं आप लोग? और जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, गंभीरता से लेते रहते हैं, वो 250 नंबर में से 160 से 165 नंबर तक ले आए हैं। और जो लोग सोचते हैं ठीक है ना, निबंध ही तो लिखना है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, उनके नंबर 50-60 नंबर आते हैं। समझ रहे हैं आप? और कहीं शक्तिशाली कोई वाक्य मिलता है, पैराग्राफ मिलता है, उद्धरण मिलता है, तो उन्हें भी नोट कर लिया करिएगा। उस टॉपिक पर जब आप निबंध लिख रहे हैं तो उसका उल्लेख आप लोग वहां कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये भी याद रखिएगा। और जो विषय आप लोग सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसी के निकट आपको रहना है, संक्षेप में लिखना है, प्रभावशाली लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग? और सटीक अभिव्यक्ति होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए इनकी कॉपी को देख लेते हैं और इनने जिस टॉपिक पर लिखा है उसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग भी लिखने की कोशिश करिए। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। और 250 नंबर का रहता है यूपीएससी सिविल सर्विस में, जो मुख्य परीक्षा होती है ना, उसमें पेपर किसका? निबंध का। खंड ए और खंड बी। खंड ए खंड बी प्रत्येक में से एक एक चुनकर दो निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। यानी 125 नंबर के दो निबंध रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और ये आप देखिए, खंड ए दिया गया और आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए। इन चारों को पहले सेक्शन ए में जो 4 टॉपिक दिए गए ना, इन्हें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। पहला कह रहा है कि योग में बीमारी ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी क्षमता है। दूसरा कह रहा है कि अन्याय की कहीं भी मौजूदगी सर्वत्र न्याय के लिए खतरा है। 3 कह रहा है निषेध की राजनीति कम व्यवहारिक अधिक आदर्शवादी। 4 कह रहा है कि महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। इन चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जिस पर 1000 से 1200 शब्द आप लिख सकते हैं उसको आपको चुनना है। तो इन्होंने, आप देखते हैं कि चौथा टॉपिक चुना है, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास। अब देखिए, इन्होंने कोट से शुरुआत कर दी, पंक्तियों से शुरुआत कर दी। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मोर की बन परिणीता, निज घर बार बसाइए, होत कटीली लकड़ी गीली, आंखें सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए पसाइए। और आप देखते हैं कि ये रघुवीर सहार ने कहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां से आप देखिए, कोट से शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। महिला होने की, विशेषकर भारतीय महिला होने की विडंबना को इन पंक्तियों में मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। और आदिम साम्यवाद जैसी यूरोपीय कल्पनाओं को छोड़ दें तो वास्तव में मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा ही महिलाओं को भेदभाव बंदिशों का सामना करना पड़ा है। गार्गी अपाला घोषा जैसी विदुषियों के नाम अथवा आधुनिक विश्व में गोल्डा मायर
और भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी के उदाहरण भी इस तथ्य को ढकने में असमर्थ है कि परंपरा की दुहाई देकर महिलाओं को घर की सीमाओं में बंद रखा गया, परिवार को ही उनकी दुनिया बना दिया गया और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में उन्हें पुरुषों का उच्चित्र ही मिला। और देखकर आरंभिक इनका सराहनीय है। जो कॉपी, जो मॉक टेस्ट देते रहते हैं ना, टेक्स्ट नहीं आप लोग देते रहते हैं, तो वो कॉपी है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने चेक करवाई होगी, तो अच्छी पहल बताया गया, सुझाव दिया जाता है इन्हें। इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग भी आंसर राइटिंग किया करिएगा, निबंध लिखा करिएगा और चेक भी कराया करिएगा। कुछ तो सभ्यता के प्रकाश से और कुछ आर्थिक जरूरतों के दबाव बस धीरे धीरे व्यापक समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। 20वीं सदी में ये परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। विकसित कहे जाने वाले ब्रिटेन ने 1918 में महिलाओं को मताधिकार कुछ शर्तों के साथ 1928 में से मताधिकार दिया गया था, प्रदान किया। विश्व युद्धों में महिलाएं घर से बाहर निकली। और अब आप देखते हैं हमारे समय में अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपने स्वप्न साकार करने के लिए उन्मुक्त रूप से उड़ान भर रही हैं। आर्थिक विकास में महिला भागीदारी क्यों आवश्यक है, इस पर भी चर्चा करिए, इस सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग इस टॉपिक पर लिखिए आप लोग निबंध, ठीक है। भागीदारी के लिए महिलाओं की यह यात्रा में नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिट आज चली इससे प्रारंभ हुई थी। और आज यह जिजीविका अर्थव्यवस्था ही नहीं वरन समाज के हर क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ने के लिए आतुर है। तोड़ दो यह बंधन, मैं भी देख लूं उस और क्या है। और इस पृष्ठभूमि में यह तो स्पष्ट है कि महिलाओं के रूप में आधी जनसंख्या को भागीदारी की जो स्वतंत्रता मिल रही है उसके आर्थिक विकास को गति दी है। पर साथ ही आप देखते हैं कि साथ हमें यह भी समझना होगा कि आर्थिक विकास की जरूरतों ने ही महिलाओं महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए नए दरवाजे खोले हैं। अगर पितृ सत्तात्मक मानसिकता को किसी ने सबसे ज्यादा बदला तो अर्ध प्रधान होती संस्कृति ने। प्रसिद्ध नारीवादी जर्मैन ग्रीर के शब्दों में पुरुष आज अधिक उदार दिख रहा है तो इसलिए कि उसने फेमिनिस्ट रवैया अख्तियार कर लिया, बल्कि इसलिए कि आर्थिक दबाव ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। हम इन दोनों पक्षों पर क्रमशः विचार करेंगे। और देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को पीछे रखकर कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग। वस्तुतः आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी उसी क्रम में लगातार बढ़ती गई और जिस क्रम में शारीरिक श्रम का महत्व कम होता गया। आज भी महिलाओं की भागीदारी कृषि उद्योग में अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सेवा क्षेत्र की तुलना में ये दोनों क्षेत्र अधिक श्रम गहन है। फिर भी तकनीक के बढ़ते प्रयोग, शिक्षा के प्रसार ने कृषि के महिलाकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया और इससे प्रवृत्ति से आर्थिक विकास को दोहरी गति मिली है। और आप देखते हैं, एक तो महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ी है और दूसरी कि पुरुष अधिक लाभदायक क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हुआ है। कृषि के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी पशुपालन, स्वयं सहायता समूहों और कृषि से जुड़े कुटीर उद्योगों में भी बढ़ी है। भारतीय महिला उद्योग की लिज्जत ए पापड़ इलाहाबाद का सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन्स एसोसिएशन या फिर आनंद से प्रारंभ हुआ अमूल सहकारी आंदोलन सभी इस भागीदारी अर्थ विकास के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। वैश्विक संघर्ष में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं आर्थिक विकास की चर्चा करना है। विकसित एवं विकासशील देशों में महिलाओं महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी, आर्थिक विकास अंतर की चर्चा कीजिए, ये सुझाव दिया जा रहे हैं। और विशेष भारत के परिप्रेक्ष्य में उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के वैसे अवसर सृजित नहीं हुए जैसे अपेक्षा थी। और एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र तेजी से आगे निकल गया और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर ही कम सृजित हुए। फिर भी निर्माण उद्योग और संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। यहाँ विडंबना यह है कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव ने भी आर्थिक विकास को गति दी। महिलाओं की भागीदारी ने जहां श्रम के विकल्प बढ़ाए, वहीं महिलाओं को कम वेतन पर रखने की प्रवृत्ति ने भी श्रम को कृत्रिम रूप से सस्ता बना दिया है। और आप देखेंगे कि उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी सेवा क्षेत्र में संभव हुई है और सेवा क्षेत्र ही भारत की वृद्धि का इंजन भी सिद्ध हुआ। सेवा क्षेत्र में शारीरिक श्रम की कम आवश्यकता होने, सुरक्षित कार्यदशाओं में की उपलब्धता और महिलाओं में शिक्षा के बढ़ते स्तर व उनकी कैरिंग छवि ने इस क्षेत्र को और भी आकर्षक बनाया। आज हॉस्पिटल से लेकर बैंकिंग, बीमा और पर्यटन, होटल आउटसोर्सिंग, शिक्षा, कॉल सेंटर जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए भारत में अरुंधति भट्टाचार्य और चंदा कोचर जैसी महिलाएं बैंकिंग क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर विराजमान है। और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में तो महिलाओं की कुल भागीदारी पुरुषों से अधिक ज्यादा है।
और कुछ अन्य क्षेत्रों संबंधित उदाहरणों का भी समावेश करें। और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, साइना नेहवाल, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु इत्यादि का भी उल्लेख करिए आप लोग। ये सुझाव दिया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों में गति प्रदान की है। परोक्ष इस रूप में कि परंपरा से ही महिलाओं में बचत और परिवार में निवेश करने की प्रवृत्ति अधिक रही है, और प्रत्यक्ष इस रूप में कि महिलाओं की भागीदारी से श्रम की उपलब्धता बढ़ी है, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है और कार्य दशाओं में सुधार आया है। और यहाँ एक और आयाम पर चर्चा अपेक्षित है। डेनियल गोलमैन के अनुसार जैसे जैसे उत्पादन के स्थान पर प्रबंधन को महत्व मिलेगा, वैसे वैसे श्रम के स्थान पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव पड़ेगा, और महिलाओं में स्वभावता भावनात्मक बुद्धिमत्ता पुरुषों से अधिक होती है। और इस रूप में आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को रोकना अब संभव ही नहीं है। यहाँ पर यह प्रश्न पूछना भी आवश्यक हो जाता है कि क्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास के बिना आर्थिक विकास संभव है? सतत विकास की अवधारणा में महिलाओं की भागीदारी से क्या लाभ संभावित हैं? वास्तव में इसका उत्तर यही है कि आर्थिक विकास को सतत और दीर्घ जीवी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए। शैक्षिक स्तर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, बाल विवाह, जिम्मेदारियां, दोहरा बोझ इत्यादि की भी चर्चा करिए। दोहरी बोझ, उदाहरण के लिए राजनीतिक निर्णय निर्माण में भारतीय महिलाओं की भागीदारी उच्च संस्थानों में 11 से 12% है। वहीं कन्या भ्रूण हत्या, भेदभाव, बलात्कार, दहेज हत्या वाले समाज में आर्थिक विकास को कभी भी बंधन मुक्त वातावरण मिलने की संभावना नहीं है। वास्तव में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को कम करके हम पूरे समाज को ही खुली हवा में सांस लेने में समर्थ बना रहे हैं, और इको फेमिनिज्म की अवधारणा इसी का घोतक है। और आप देखिए, माँ और पत्नी के रूप में स्वस्थ समाज के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी की भी चर्चा करिए। साथ ही साथ हमें यह भी जानना है जरूरत है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से कुछ तात्कालिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय समाज और परिवार का ताना बाना महिलाओं के त्याग और बलिदान पर ही टिका रहा है। अब महिलाओं के कामकाजी बनने से बच्चों और वृद्धों की देखभाल की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा बच्चों की देखभाल की हो, वृद्धों की देखभाल की घर में महिलाएं ही करती थी ना। पारिवारिक विघटन और तलाक के मामले में वृद्धि हो रही है। स्वयं महिलाओं को भी सॉफ्ट छवि वाले क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। यहाँ सकारात्मक संकेत यह है कि धीरे धीरे पुरुष भी महिलाओं की बदलती भूमिका को समझकर अपना योगदान करने लगे हैं। यह आवश्यक है कि पुरुष अपने कामकाज के साथ परिवार पर भी ध्यान, और ये आप देखते हैं महिलाओं का हाथ बटाएं। पुरुष और महिलाओं के सहयोग से ही हम आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास में भी प्रगति कर सकेंगे। महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, पर यह रफ्तार जारी रहे, विकास सतत विकास में परिवर्तित हो। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों को संघर्ष संबद्ध सा वो मनासी जानताम, ये आप देख रहे हैं कि संस्कृत की बात हो रही है यहाँ से, के भाव से सामाजिक निर्माण में योगदान देना होगा। नारी की इसी छवि के माध्यम से समरस और प्रगतिशील समाज के सपनों को साकार किया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, नारी तुम केवल सिद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन में सुंदर समतल में। ये आप देखेंगे कि अच्छा प्रयास है इनका। 59 नंबर दिए गए, 125 नंबर में से इन्हें 125 में से कितने 59 नंबर दिए गए हैं। और आप लोग पूछते रहते हैं कि राइटिंग कितनी अच्छी होना चाहिए। देखिए, इतनी अच्छी तो होना चाहिए कि जब आप की कॉपी चेक करें तो कम से कम सामने वाले को समझ में आए। समझ रहे हैं आप? चलिए, एक खंड बी है, सेक्शन बी की बात हो रही है। और इसमें भी आप देखिए, खंड बी में भी 4 टॉपिक दिए गए। पहला क्या कह रहा है? भारत को पहले खाद्य सुरक्षा फिर परमाणु सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है जीएसटी सामान्यीकृत बाजार की ओर एक कदम। 3 कह रहा है भारत में भूमंडलीय भूजलीय क्षेत्र का प्रबंधन थोड़ा अधिक किए जाने की आवश्यकता है। और 4 कह रहा है ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास। अब आप देखिए, इन्होंने ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास टॉपिक चुना है, ने चौथा टॉपिक चुना है। तो ग्रामीण प्रकृति को बचाए रखते हुए गांव का विकास विषय ऊपर से देखने में जितना साधारण प्रतीत होता है, वस्तुतः इसमें जटिलता की उतनी ही परतें अंतर्निहित हैं। यह विषय परंपरा और आधुनिकता, विकास और पर्यावरण, सामुदायिक और नागरिक बोध जैसे द्वंद्वों को भी स्पर्श करता है। और इसलिए आवश्यक है कि जिस ग्रामीण प्रकृति को बचाने की आवश्यकता का जिक्र किया गया, उसके संबंध में हमें आधुनिक भारत के 2 निर्माताओं महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझने के बाद ही आगे बढ़े। ग्रामीण भारत के बारे में महात्मा गांधी का मानना था कि भारत तो उन्हीं 6 लाख गांव में ही बसता है,
सामुदायिकता, सद्भाव, अहिंसा और अपरिग्रह जैसे मूल्यों के कारण गांधी जी औद्योगिक होते सभ्यता में गांवों को अत्यंत आशा से देखते थे। ग्रामीण आबादी, कृषि निर्भरता का उल्लेख करते हुए गांवों का के महत्व की भी चर्चा करिए, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि गांव पिछड़ेपन का भंडार है। वहां प्रगति, जातिगत पूर्वाग्रह, भेदभाव, हिंसा, अंधविश्वास, कर्मकांड जैसी अनेक बुराइयां विद्यमान है। अतः आधुनिक सभ्यता के ज्ञान विज्ञान के आलोक में ही ग्रामीण भारत का विकास करना होगा। इस द्वंद्व का ही परिणाम था कि तात्कालिक रूप से ग्राम पंचायतों संबंधी प्रावधानों को, ये आप देखिए, प्रावधानों को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। यद्यपि 1990 के दशक में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। खैर, उपयुक्त दृष्टि से यह भी जरूरी है कि हम ग्रामीण प्रकृति के ऐतिहासिक विकास को भी समझें। वस्तुतः ग्रामीण भारत की कल्पना बंद अर्थव्यवस्था वाले गांवों के समूहों के रूप में की जाती है, अर्थात को नैप होए हरमे का हानि के रूप में। भारतीय गांव ऐसे कभी नहीं रहे। सिंधु सभ्यता के समय से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में संवाद चलता रहा आ रहा था। ब्रिटिश काल में भूमि कृषि के वाणिज्यिक ने गांव के एकाकीपन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। ऐसे में ग्रामीण प्रकृति की शहरी प्रकृति से बिल्कुल भी भिन्न और विपरीत छवि गढ़ना ठीक ना होगा। और इसलिए आप देखेंगे कि यह तथ्य भी रेखांकित करने योग्य है कि गांव का विकास करते समय ग्रामीण प्रकृति को बचाए जाने की आवश्यकता तो है, परंतु आधुनिक ज्ञान विज्ञान से मिलने वाले लाभों के माध्यम से ग्रामीण प्रकृति में सकारात्मक बदलाव लाने भी हमारा कर्तव्य है। प्राचीन कालीन सभ्यताओं के उदय एवं विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के योगदान की चर्चा करें, और यह दृष्टिकोण हमें गांव और शहर दोनों को देखने की नई दृष्टि देता है। ऐसी दृष्टि जिसमें गांव और शहर दोनों अपनी अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए पूरक बनकर, परस्पर पूरक बनकर उभरते हैं। यह दृष्टि हमें सिखाती है कि गांव का विकास करते समय उसको बचाए जाने की जरूरत है जो सकारात्मक और है, और उस सबको बदलने की जरूरत है जो पिछड़ेपन का पर्याय है। ब्रिटिश कालीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों की भी चर्चा करिए, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। उदाहरण के लिए सामाजिक रूप से ग्रामीण प्रकृति के उस तत्व को बदलने की जरूरत है जो जातिगत भेदभाव या ऑनर किलिंग की खबरें बनकर हमारे सामने आता है। और आप देखते हैं कि वही सामुदायिकता की भावना और सांप्रदायिक सद्भाव को बचाए जाने की जरूरत है। सांप्रदायिक हिंसा के लगभग सभी उदाहरण शहरी क्षेत्रों में ही संबंधित होते हैं। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीण भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसके अन्नदाता होने में है। वैसे भी भारत की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि और समृद्धि कार्यों में संलग्न है। इसी अर्थ में कवि पास ने लिखा है, भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जब इस्तेमाल होता है, शेष सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। पर यह भारत किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर है, जहां अन्न उगता है, सेंध लगती है, और जहां आज भी कोई किसान पेड़ की छाया में देखकर समय मापता है। और ये आप देखते हैं कि आजादी के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु किए गए प्रयासों की भी चर्चा करना है आपको। और पर आज जब कृषि और किसान दोनों संकट में है, तो जरूरी है कि कृषि को लाभकारी बनाने के साथ साथ कृषि पर अतिरिक्त दबाव को कम किया है। रोज विचलित कर देने वाली किसानों की आत्महत्या की खबरें ग्रामीण समाज में परिवर्तन पर जोर देती हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक कृषक आत्महत्याएं एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए शर्मनाक है। और इसलिए आवश्यकता है कि कृषि संबद्ध उद्योगों का विकास किया जाए और अतिरिक्त श्रम बल को शहरी उद्योगों में लगाया जाए, और गांव में भौतिक अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाए। कृषि प्रसंस्करण उद्योग इनका एक बेहतर संगम है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक रूप से देखें तो ग्रामीण भारत में आधुनिक शिक्षा क्या आधुनिक शिक्षा, जागरूकता, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन से जहां एक तरफ समर्थकारी वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ पिछड़ेपन की शक्तियों से मुक्ति भी मिल सकती है। आर्थिक सुधारों के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन तथा विषमता, पर्यावरण ह्रास इत्यादि की चर्चा करें, ये भी क्या कहा जा रहा है। ग्रामीण भारत में ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ईएनएम, साक्षर भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि का उद्देश्य वास्तव में ग्रामीण भारत की प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एक तरह से आप देखें कि ये जो योजना है ना सरकार की, तो प्रयास के रूप में, उपलब्धियों के रूप में आप लोग बता सकते हैं इनका जो भी रिजल्ट आए। और सरकार की योजनाओं का जरूर बताया करिएगा, आप लोग शामिल किया करिएगा। ग्रामीण भारत पर चर्चा के क्रम में हमें शहरी भारत की ओर दृष्टिपात कर लेना चाहिए। शहरी भारत के लिए कबीर, केदारनाथ
सिंह ने सटीक ही कहा, वह शहर कि जिसकी जिद है सीधी सादी, ज्यादा से ज्यादा सुविधा, सुख आदि आजादी। तुम कभी देखना इससे सुलगते क्षण में यह अलग दिखता है हर दर्पण में। आज शहरों को जनसंख्या का दबाव और संरचना की कमी, प्रदूषण से लेकर अपराध, अविश्वास, पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दिन प्रतिदिन समस्याएं और गहरी होती जा रही हैं। जो नागरिकता बोध शहरी भारत में ने अर्जित किया, वह भी एकांगी है। ऐसे में नागरिक बोध पर व्यंग करते हुए आज्ञे ने लिखा, सांप तुम सब हो तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कहाँ सीखा डसना, विष कहाँ पाया? इस रूप में आज आवश्यकता है कि शहर गांव को एक दूसरे का पूरक मानकर उनके स्वभाव में मूलतः परिवर्तन किए बिना विकास के लाभों का वितरण हो। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित पूरा पूरा मॉडल इस दिशा में समाधान उपलब्ध कराता है, जहां शहर और गांव के स्वभाव को अक्षुण्ण रखते हुए संपर्क पर जोर देता है। यह संपर्क आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ वैचारिक भी होगा, और तभी हम ऐसे भारत के निर्माण में सक्षम होंगे जो गांधी और अंबेडकर दोनों के सपनों पर खरा उतरेगा। अब 48 नंबर दिए गए हैं 125 नंबर में से। आप लोग इसी टॉपिक पर आज के परिप्रेक्ष्य में लिखिए। आप लोग इसमें और अच्छा क्या लिखा जा सकता है, ये आप लोगों को बताना चाहिए। और इनकी कॉपी को देखकर आप लोग एक शुरुआत कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।